1979 में प्रोफेसर एस.आर. राव की लीडरशिप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में इवैक्यूएशन का काम करने पहुंचे। ये वही जगह थी जहां हजारों साल पहले द्वारका शहर बसा हुआ था। उस टाइम तक इंडिया के कई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को यही लगता था कि द्वारका सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन प्रोफेसर एस के राव ये मानते थे कि द्वारका कोई मिथ नहीं बल्कि एक रियल सिटी थी, और इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो द्वारका की लोकेशन पर जाकर एक्सकवेशन करें और उनका ये एक्सकवेशन सक्सेसफुल भी हो। उन्हें द्वारका और बेट द्वारका की जमीन के नीचे कई वॉल्स और फोर्टिफिकेशंस के साथ साथ 3500 साल से ज्यादा पुरानी मिट्टी के बर्तन मिले, जिससे एस.आर. राव को ये आइडिया तो लग गया कि यहाँ पर सिविलाइजेशन थी, पर इतने एविडेंसेस ये प्रूव करने के लिए काफी नहीं थे कि वो सिटी द्वारका ही थी या नहीं। इसलिए फिर 1979 में एस.आर. राव ने अंडर वाटर मरीन्स एक्सकवेशन भी शुरू कर दी, जिससे द्वारका की एग्जिस्टेंस के और भी पुख्ता एविडेंस हमारे हाथ लगे, जैसे कि कुछ स्टोन्स, आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स जो 15th और 16th सेंचुरी BCE से भी ज्यादा पुराने थे, यानी महाभारत के टाइम के। इन एक्सकवेशंस ने द्वारका की ऑथेंटिसिटी को प्रूव किया ही साथ ही द्वारका समुद्र में क्यों और कैसे डूबा इसकी भी कई साइंटिफिक थ्योरीज प्रोवाइड की, और आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे स्क्रिप्चर्स द्वारका के बारे में क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। द्वारका का मेंशन हमें महाभारत के सभा पर्व में मिलता है, जिसमें द्वारका को श्री कृष्ण का रेजिडेंस बताया गया है। इसके अलावा भगवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण, इनमें भी द्वारका का मेंशन हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा डिटेल्स हमें भगवत पुराण में देखने को मिलती हैं, इसलिए हम इसी की हेल्प से आज की स्टोरी को सही तरह से समझेंगे। भगवत पुराण के 10वें स्कंद में ये बताया गया है कि कृष्ण जी ने द्वारका को क्यों बसाया। सो हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी गोकुल में बड़े हुए, वहां से फिर वो मथुरा गए, जहां उन्होंने अपने मामा कंस के साथ लड़ाई की, जिसमें उन्होंने कंस को मार दिया और वो खुद मथुरा के राजा बन गए। लेकिन कंस के फादर इन लॉ जरासंध इस बात से बहुत नाराज हो गए और उसने मथुरा पर अटैक कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम जी ने उनकी आर्मी को मार दिया, लेकिन उनको जिंदा छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद जरासंध ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर दूसरी बार मथुरा पर अटैक किया। ये सिलसिला चलता रहा। हर बार जरासंध नए राजाओं की टीम बनाकर मथुरा पर अटैक करते और हर बार कृष्ण जी उनको हरा देते, लेकिन उनको जिंदा वापस जाने देते। ऐसा कुल 17 बार हुआ और 17 बार हारने के बाद जरासंध 18वीं बार अटैक करने की तैयारी करने लगे। पर श्री कृष्ण अब मथुरा वासियों को और दुख में देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मथुरा को छोड़ने का फैसला कर लिया। रातों रात वो सभी मथुरा वासियों को साथ लेकर वेस्ट में सिंध सागर के तट पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने समंदर से 12 योजन जमीन मांगी। समंदर ने उन्हें 12 योजन जमीन दे दी, जो तट से कुछ दूर समंदर के बीच में थी, और वहां पर सिर्फ बोट यानी किश्ती के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। जिसके बाद कृष्ण जी ने देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा, मेरे लोगों के लिए ऐसा नगर बनाओ जो किसी दूसरे नगर जैसा ना हो, जो समय की कसौटी पर खरा उतरे और जो लहरों के बीच में एक किले जैसा हो। जिसके बाद विश्वकर्मा जी ने कुछ ही टाइम में वहां पर एक फुल फ्लेजेड सिटी बनाकर तैयार कर दी, जो एक आइलैंड पर बनी थी, जो चारों साइड से समुद्र से घिरी हुई थी। सिटी के आसपास प्रोटेक्शन के लिए काफी ऊंची वॉल्स थी और सिटी में एंटर करने के लिए काफी सारे गेट्स लगे हुए थे। इन्हीं मल्टीपल गेट्स की वजह से सिटी का नाम द्वारका पड़ा, जहां द्वार का मतलब होता है गेट और का मतलब होता है सिटी। सो द्वारका का लिटरल मीनिंग हुआ सिटी ऑफ गेट्स। भगवत पुराण के अकॉर्डिंग द्वारका सिटी बहुत ही खूबसूरत थी, जहां कई तरीके की बर्ड्स और बीज थे। मल्टीपल लेक्स थी जहां तरह तरह के फूल लगते थे। ज्यादातर घर
गोल्ड और प्रेशियस मार्बल से बने हुए थे, जिसमें सबसे भव्य था श्री कृष्ण का महल, जिसके अंदर सुधर्म सभा लगती थी और कृष्ण जी अपने मिनिस्टर्स के साथ इसी सभा में बैठकर जरूरी चीजों पर डिस्कशंस करते थे। कृष्ण जी की वाइफ्स के लिए द्वारका में कई थाउजेंड्स ऑफ पैलेस बने हुए थे, जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी थी जहां पर लैविश मार्केट्स, पार्क्स, ग्रीनरी, रोड्स सब कुछ अवेलेबल था। पांडव भी अक्सर कृष्ण जी से द्वारका में मिलने आया करते थे। अर्जुन और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु का जन्म भी द्वारका में ही हुआ था। कृष्ण जी की छत्र छाया में द्वारका नगर फल फूल रहा था। लेकिन फिर पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। महाभारत युद्ध में कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया और इसलिए कौरव हार गए और गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए, जिसके लिए गांधारी ने भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें ये श्राप दे दिया कि जिस तरह आपस में लड़कर मेरे सभी बेटे मारे गए, उसी तरह तुम्हारे बेटे भी मारे जाएंगे और द्वारका भी समुद्र में डूब जाएगा। श्री कृष्ण ने स्माइल करते हुए गांधारी के इस श्राप को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो विधि का विधान है। उन्होंने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया और वापस द्वारका आ गए। इसके बाद 36 सालों तक कृष्ण जी ने द्वारका पर राज किया और वहां जितना हो सके शांति बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन तभी आया दूसरा श्राप। लेकिन ये वाला श्राप श्री कृष्ण को नहीं, बल्कि उनके बेटे सांबा को मिला था। सांबा एक शरारती बच्चा था जो अक्सर ऋषि मुनियों के साथ कोई ना कोई शरारत किया करता था। एक बार जब ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, नारद और वशिष्ठा कृष्ण जी से मिलने द्वारका आए हुए थे, तो सांबा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन ऋषियों के साथ एक प्रैंक करने का सोचा। सांबा एक गर्भवती महिला का भेष बनाकर ऋषियों के सामने गया और उनके दोस्तों ने ऋषियों से कहा, महाराज, ये एक गर्भवती स्त्री है, कृपया बताइए कि ये किसको जन्म देगी, लड़का या लड़की। अपनी शक्तियों के चलते ऋषियों को समझ आ गया कि ये बच्चों की शरारत है और अपना अपमान होते देख गुस्से में उन्होंने सांबा को श्राप दे दिया कि एक ऐसे मुसल को जन्म देगा जो पूरे यादव कुल का सर्वनाश कर देगा। और ऋषियों के श्राप के चलते अगले ही दिन सांबा के कपड़ों के अंदर से सच में एक लोहे का मुसल निकला। सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत ही डर गए। उन्होंने कृष्ण जी के नाना जी महाराज उग्रसेन को इस बारे में बताया। महाराज उग्रसेन ने यादव कुल को बचाने के लिए उस आयरन मेस के टुकड़े टुकड़े करवाकर उसका पाउडर बना दिया और उसको समुद्र में फिकवा दिया, ताकि उससे यादवों के मरने के चांसेस ही ना रहे। लेकिन महाराज उग्रसेन जी का प्लान काम नहीं आया। वो पाउडर समुद्र के पानी के साथ मिक्स हो गया और किनारे पर उस पानी से नुकीली घास उग गई। ये घास ही आगे चलकर यादव कुल के नाश का कारण बनने वाली थी। कुरुक्षेत्र वॉर को एंड हुए अब 36 साल पूरे हो चुके थे और भगवान कृष्ण को रियलाइज हो गया था कि अब समय आ गया है। यदुवंशी शराब और नशे के आदी हो चुके थे और भोग विलास में फंसकर आपस में ही लड़ रहे थे। एक दिन कृष्ण जी सभी यादवों को द्वारका के प्रभास क्षेत्र में मिलने के लिए बुलाते हैं और सब कृष्ण जी के कहने पर वहां पहुंच भी जाते हैं। लेकिन उसमें से बहुतों ने काफी शराब पी रखी थी। नशे के असर के चलते सत्याकी और कृतावर्मा में बहस शुरू हो जाती है, जो थोड़ी ही देर में लड़ाई में बदल जाती है। गुस्से में सत्याकी कृतावर्मा का सर काट देता है और धीरे धीरे वहां हर कोई एक दूसरे से लड़ने लग जाता है। फिर उन्हें वहां पर वही नुकीली घास दिखाई देती है जो आयरन मेस के पाउडर से उगी थी और वो सभी लोग उस घास को तोड़कर एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। ऐसे थोड़ी ही देर में यादव कुल के लगभग सभी आदमी मारे जाते हैं। कृष्ण जी के भाई बलराम ये सब देखकर काफी दुखी होते हैं और वो भी धरती को छोड़कर चले जाते हैं। बलराम जी को जाते देख श्री कृष्ण भी काफी दुखी हो जाते हैं
और वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बांसुरी बजाने लगते हैं। उसी वक्त जंगल में जारा नाम का एक शिकारी शिकार कर रहा था, लेकिन अभी इस शिकारी को यहीं छोड़कर स्टोरी में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब यदुवंशियों ने उस आयरन मेज के टुकड़े करके समुद्र में फेंके थे तो एक बड़ा टुकड़ा मछली ने खा लिया था और वो उसके पेट में चला गया था। इस शिकारी जारा ने उस मछली को पकड़ा था और उसके पेट से वो आयरन पीस निकालकर अपनी एरो की टिप पर लगा लिया था और अब ये जंगल में उसी एरो से शिकार करने निकला था। शिकारी जारा श्री कृष्ण को हिरन समझकर उनके ऊपर अपना तीर चला देता है और वो तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगता है। इस तरह श्री कृष्ण अपने 125 साल के जीवन के बाद इस धरती को छोड़कर वापस अपने धाम चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक संदेश भिजवा दिया था कि वो जा रहे हैं और अर्जुन को ही द्वारका के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की रक्षा करनी होगी। जब अर्जुन को ये संदेश मिला तो वो तुरंत द्वारका पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वहां बहुत से यदुवंशियों के मृत शरीर पड़े हुए हैं। अर्जुन ने बचे हुए लोगों को 7 दिन में द्वारका छोड़ने की तैयारी करने के लिए कहा और मृत लोगों के अंतिम संस्कार किए। 7 दिनों बाद वो सभी को साथ लेकर जैसे ही द्वारका से बाहर निकले, वैसे ही समुद्र का पानी द्वारका के अंदर घुसने लगा और देखते ही देखते भव्य द्वारका नगर समुद्र की गहराइयों में समा गया। देखो, ये तो हुई स्क्रिप्चर्स की बात, लेकिन द्वारका क्यों डूबी? इसकी कुछ साइंटिफिकल थ्योरीज भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिलायबल है आइस एज की थ्योरी। आज से 11,000 साल पहले धरती पर आइस एज का टाइम चल रहा था, जब पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत लो हो गया था और सी लेवल काफी ड्रॉप हो गया था, जिसके चलते ओशन का बहुत सा पार्ट एक्सेसिबल लैंड बन गया था। अगर आप इस मैप में देखें तो क्लियरली देख सकते हो कि आइस एज के टाइम पर इंडिया का लैंड सरफेस भी कितना ज्यादा था और इंडिया श्रीलंका से वाया लैंड भी कनेक्टेड था। जिस जगह द्वारका के अवशेष मिलते हैं वो एरिया भी तब सी लेवल के ऊपर था, पर फिर धीरे धीरे अन्य कारणों के चलते अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा और आइस एज ग्रेजुअली खत्म हो गया। सी लेवल्स राइज होने लगे। करीब 10,000 साल से लेकर 6,000 साल पहले ये सी लेवल्स काफी तेजी से राइज किए और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे। अब द्वारका में जो एक्सकवेशन हुआ उसमें जो स्टोन्स और आर्टिफैक्ट्स मिले वो 3,000 से 3,500 साल पुराने, और उस टाइम भी सी लेवल ग्रेजुअली बढ़ रहा था। और जैसे कि हम स्टोरीज में पढ़ते हैं कि द्वारका को सी के बीचों बीच एक रिक्लेम्ड आइलैंड पर बनाया गया था, तो हो सकता है कि जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा हो वैसे ही वो आइलैंड पानी में समा गया हो। लेकिन महाभारत में अर्जुन के रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि द्वारका धीरे धीरे नहीं बल्कि सडनली पानी में डूब गई थी। सो इससे एक दूसरी थ्योरी भी निकल कर आती है, जो है सुनामी, क्योंकि गुजरात का वेस्ट कोस्ट एक अर्थक्वेक प्रोन रीजन है जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज काफी हाई रहती है। तो 2001 में भी वहां 7.7 मैग्नीट्यूड का डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था जिसने काफी तबाही मचाई थी। तो हो सकता है कि 3,500 साल पहले भी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के चलते सुनामी क्रिएट हुई हो, जिसने द्वारका को कुछ ही टाइम में सबमर्ज कर दिया हो। भले ही ये सिर्फ अभी थ्योरीज हों, लेकिन इनसे हमें एक रफ आइडिया लग जाता है कि आखिर द्वारका के साथ क्या हुआ था। द्वारका में एक्सकवेशंस की शुरुआत 1963 में हुई थी, जब डेक्कन कॉलेज पुणे के साथ मिलकर आर्कियोलॉजिस्ट एच.डी. संकालिया ने द्वारका में कुछ आर्टिफैक्ट्स फाइंड किए थे। इसके बाद 1979 में प्रोफेसर एस.आर. राव ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में द्वारका और बेट द्वारका का प्रॉपर एक्सकवेशन किया, जिसने बहुत सी मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया। बेट द्वारका और द्वारका ये दोनों थोड़े डिफरेंट लोकेशंस हैं। द्वारका एक सिटी है जहां पर एंशिएंट द्वारकाधीश टेंपल बना हुआ है। वहीं बेट द्वारका मेनलैंड द्वारका से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा
आइलैंड है। 1979 में एसआर राव जी ने द्वारकाधीश टेम्पल के पास के एरिया में एक्सकवेशन किए थे और बेट द्वारका में एक्सकवेशंस की शुरुआत 1983 में हुई थी। द्वारकाधीश टेम्पल के नियर में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से ये पता चला कि ये टेम्पल का 5th रिकंस्ट्रक्शन है और इसके पहले 4 बार इसी जगह पर टेम्पल बनाया जा चुका है। जो टेम्पल फर्स्ट टाइम बनाया गया था वो 15th सेंचुरी बीसी में द्वारका के साथ ही सी में सबमर्ज हो गया था। इसके बाद फर्स्ट टेम्पल के रिमेन्स पर ही सेकंड टेम्पल बनाया गया जो 9th सेंचुरी में सबमर्ज हो गया। इसके बाद थर्ड टाइम उसी जगह टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया जो 12th सेंचुरी एडी में सी स्टॉर्म के चलते डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद फोर्थ टाइम उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन 1473 में सुल्तान महमूद बेगादा ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद 5th टाइम द्वारकाधीश टेम्पल को उसी जगह पर रिकंस्ट्रक्ट किया गया और आज वही टेम्पल द्वारका में मौजूद है। 1979 के एक्सकवेशंस में कुछ अर्दन पॉट्स भी मिले जो हड़प्पा एरा के थे। इसके अलावा 1982 में बेट द्वारका के करीब कुशस्थली नाम की जगह पर एक 500 मीटर लंबी फोर्ट वॉल भी मिली जो सी वेव्स के चलते काफी डैमेज हो चुकी थी। वेरियस डेटिंग मेथड्स का यूज करके ये पता लगाया गया कि ये वॉल्स 16th सेंचुरी बीसी में बनाई गई थी। 1983 से 1990 के बीच एसआर राव ने सी के नीचे 12 सर्च कैंपेन्स चलाए जिसमें डाइवर्स को कैमरेज के साथ नीचे भेजा गया और पहली बार दुनिया ने अपनी आंखों से एंशिएंट द्वारका के रूइंस को देखा। फर्दर सर्च करने पर आर्कियोलॉजिस्ट को सी में कुछ एंकर्स मिले जिनका यूज शिप्स को सी कोस्ट पर होल्ड करने के लिए किया जाता था। सो इससे ये प्रूव हो गया कि द्वारका एक हिस्टोरिकल पोर्ट सिटी थी जहां बाकी कंट्रीज से शिप्स ट्रेड के लिए आते थे। हरिवंश पुराण के अकॉर्डिंग द्वारका में एंटर करने के लिए एक स्पेशल सील की जरूरत पड़ती थी और बेट द्वारका के एक्सकवेशंस में एक सील भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली जो 15th और 16th सेंचुरी बीसी के टाइम का हो सकता है। इस तरह के 500 से ज्यादा एंटीक आइटम्स को द्वारका रीजन से 1980s में एक्सकवेट किया गया था। इन सभी फाइंडिंग्स को देखकर प्रोफेसर एसआर राव इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने खुद कहा था कि ओनली द नेम बोर्ड इज मिसिंग। बेसिकली वो कहना चाहते थे कि सभी एविडेंस ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पर द्वारका सिटी एग्जिस्ट करती थी और बस एक नेम बोर्ड की कमी है। फर्दर एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए 2007 में द्वारका का एक्सकवेशन फिर रिस्टार्ट हुआ था जो अभी तक चल रहा है और इस बीच आर्कियोलॉजिस्ट को कई अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। फिलहाल अंडर वाटर एक्सकवेशन के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं और टाइम के साथ जैसे जैसे ये एडवांस होती जाएंगी द्वारका के रूइंस को एक्सकवेट करना उतना ही इजी हो जाए और कई नए और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हमारे हाथ लगेंगे। हालांकि जितने भी एविडेंसेस मिले हैं वो ये प्रूव करने के लिए काफी हैं कि 3000 साल पहले गुजरात के कोस्ट पर द्वारका नगरी एग्जिस्ट करती थी। कई सालों तक लोगों ने द्वारका के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए, लेकिन थैंक्स टू प्रोफेसर एसआर राव उन लोगों का मुंह अब बंद हो चुका है। आपके इस पर क्या थॉट्स हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।